हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जब भी आप किसी मामले को मूवीज या कह सकते हैं टीवी सीरीज में देखते हैं जहां पे क्राइम हो रहा हो, उस क्राइम में देखा जाए तो पुलिस आती है और विभिन्न प्रकार के सबूतों को कलेक्ट करती है और उन सबूतों को कलेक्ट करने के संदर्भ में वहां पर उसकी जांच पड़ताल और गवाही के बाद ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी है कोर्ट के द्वारा ही यहाँ पर डिसीजन सुनाया जाता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं। क्या आपको ये पता है कि सबूत होते क्या है, सबूत कितने तरीके के होते हैं और इनको किस आधार पर सबूत माना जाता है? इसी को लेकर के ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और इसके अंतर्गत किए गए प्रावधान है। आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे क्या है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम और क्या कहते हैं इसके प्रावधान। देखिए, भारतीय साक्ष्य एक्ट अधिनियम या 1972 को 1872 जिसे हम IEA कहते हैं, यहां पर कहते आए हैं, भारतीय न्यायालयों में सबूतों की स्वीकार्यता यानी कि एडमिसिबिलिटी से यहां पर संबंधित है। यह सभी जो होते हैं वो दीवानी और फौजदारी कार्यवाहियों पर मूलतः लागू किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो IEA के आपराधिक सुधारों तकनीकी प्रगति को अनुरूप यहां पर देखा जाए तो संशोधित किए जाने की बातें की जाती रही हैं। इसमें लगातार संशोधन भी किए गए। 2000 में देखा जाए तो सेकेंडरी सबूत के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स को स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए IEA में यहां पे संशोधन किया गया। वहीं 2013 में एक बार फिर से अगर हम देखें तो इसमें संशोधन कर बलात्कार के मामलों में सहमति से संबंधित प्रावधान भी यहां पर जोड़े गए। इसके जरिए यह साबित करने की जिम्मेदारी अब आरोपी की है कि सहमति से दी गई थी और यह भी कहा गया कि सहमति का निर्धारण करते समय पीड़िता का चरित्र, उसका यौन इतिहास प्रासंगिक नहीं होगा। तो इस तरीके से समय समय पर यहां पर किसी भी मामले की जांच पड़ताल और उसकी प्रक्रियागत चीजों में समय के साथ परिवर्तन को लेकर संशोधन होते रहे हैं। आइए बात करते हैं विधि आयोग के द्वारा किस तरीके के यहां पे सुझाव दिए गए। विधि आयोग देखा जाए तो कई अवसरों पर IEA की जांच की और हिरासत में हिंसा, पुलिस को इकबालिया बयान, उसकी स्वीकार्यता, जिरह जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, जैसे संदर्भों में संशोधन के यहाँ पे सुझाव दिया। विधि आयोग के द्वारा जो प्रमुख सुझाव इत्यादि दिए गए हैं उस पर अधिक जानकारी यहाँ पर आपको शामिल करने के लिए उसमें यहाँ पर किस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पे परिवर्तन लेकर आए गए और उन सभी चीजों को लेकर के देखा जाए तो ये भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम अभी 2000 दूसरी जो संहिता लेकर आई गई है, इसमें यहाँ पे काफी सारे चीजों को शामिल भी किया गया। भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को 11 अगस्त 2023 को देखा जाए तो लोकसभा में पेश किया गया था। यह IEA का स्थान यहां पर लेने का प्रयास करता है। गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी ने बिल की समीक्षा की, लेकिन इस बिल को यहां पर उनके द्वारा अनुमति नहीं दी। कुछ यहां पर सुधारों की बात की गई, जिसके बाद इस बिल को यहां पर वापस ले लिया गया। एक बार फिर से यहां पर सदन के पटल पर भारतीय साक्ष्य दूसरा बिल 2023 12 दिसंबर 2023 को यहां पर सदन के पटल पर रखा गया और गृह मामलों से संबंधित कमेटी के ज्यादा सुझावों को इसमें यहां पे शामिल कर लिया गया। तो जो नया यहां पर बिल है, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से यहां पे पारित हो गया है, अब आइए जानते हैं उसकी यहां पे क्या खास विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे सबूतों के संदर्भ में, देखिए सबूत कैसे होते हैं इनको लेकर के यहां पे परिभाषा भी दी गई है और उनके क्या प्रकार होते हैं इसको भी इसमें समझाया गया है। कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्ष केवल स्वीकार्य सबूत प्रस्तुत यहां पर कर सकते हैं। स्वीकार यानी कि जो यहां पर सामने जो भी उसकी एक्सेप्टेंस होगी और यहां पर एक्सेप्टेंस को लेकर के जो भी प्रावधान होंगे उसको यहां पर माना जाएगा कि वह स्वीकार्य सबूत हैं। और इस संदर्भ में फैक्ट इन इशू यहां पर या रिलेवेंट फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्यों को मान्यता दी जाएगी और इन दोनों ही संदर्भ में उसे यहां पे वर्गीकृत किया जाएगा। फैक्ट इन इशू का मतलब क्या है? किसी भी ऐसे तथ्य को कहा जा सकता है जो कानूनी कार्यवाही में दावा किए गए या अस्वीकार किए गए किसी भी अधिकार, दायित्व या असमर्थता के अस्तित्व, प्रकृति, सीमा को यहां पर आपको मूल रूप से निर्धारित करता है। वहीं हम रिलेवेंट फैक्ट की अगर बात करें तो वे तथ्य होते हैं जो किसी भी दिए गए मामले से प्रासंगिक होते हैं या उससे जुड़े हुए होते हैं। और IEA दो प्रकार के सबूत यहां पर इस संदर्भ में प्रदान करता है, जिसमें से एक होते हैं डॉक्यूमेंट्री और दूसरा होता है ओरल सबूत। तो डॉक्यूमेंट्री और ओरल सबूत के संदर्भ में थोड़ा सा और डिटेल में यहां पर देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें देखिए, सिद्ध तथ्य का मतलब है किसी तथ्य को तब सिद्ध माना जाता है जब प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय यह मानता है कि या तो वह अस्तित्व में है तब सिद्ध माना जाएगा, दूसरा
उसके अस्तित्व में इतनी संभावना है कि एक विवेकशील व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए जैसे कि वह मामले की परिस्थितियों में मौजूद हो। ऐसी ही परिस्थितियों में इसे यहां पर एक सिद्ध तथ्य माना जाएगा और उस आधार पर कोर्ट वहां पर उस मामले को देखती है। इसके अलावा इकबालिया बयान जो कि यहाँ पे पुलिस के द्वारा लिया जाता है विभिन्न मामलों में, विभिन्न केसेस में, उनको लेकर के इसमें क्या प्रावधान किए गए। तो यहाँ पे देखिए, पुलिस के इकबालिया बयान, किसी भी पुलिस अधिकारी के सामने इकबालिया बयान अस्वीकार्य हैं। पुलिस हिरासत में जुर्म का इकबाल भी यहां पर देखा जाए तो अस्वीकार्य है, अर्थात पुलिस के द्वारा उसकी हिरासत में किसी व्यक्ति से लिया गया कोई भी बयान देखा जाए इसे इकबालिया बयान कहा जाएगा और वो यहां पे स्वीकार्य नहीं होते सबूत के तौर पे। जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट ने यहां पे दर्ज ना कर लिया तब तक वे अस्वीकार्य है। हालांकि अगर हिरासत में किसी आरोपी से प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप कोई तथ्य खोजा जाता है तो उस जानकारी को यहां पर स्वीकार किया जा सकता है और अगर वह स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से यहाँ पे संबंधित था कि उस इकबालिया बयान या व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी बात बताई गई जिसके आधार पे आपने कोई खोजबीन किया और उस खोजबीन के आधार पे जैसे उसने बातें कही थी वैसे ही उसे अगर पाया गया तब उस इकबालिया बयान को यहाँ पे स्वीकार किया जाता है, उस तथ्य को यहाँ पर माना जाता है, उसे सबूत के तौर पर दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा बीएसबी में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में क्या क्या चीजें हैं उनको भी देख लेते हैं। परिवर्तन क्या है? पहला है डॉक्यूमेंट्री सबूत। डॉक्यूमेंट्री सबूत के संदर्भ में यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए क्या होते हैं। आईए के तहत एक डॉक्यूमेंट में राइटिंग, मैप, कैरिकेचर शामिल होते हैं और बीएसबी 2 का यहां पे कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी अब डॉक्यूमेंट्स यहां पर माना जाएगा। तो एक बड़ा परिवर्तन यह है कि कोई भी यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी कैसे सबूत होंगे, अब डॉक्यूमेंट्री सबूत होंगे। डॉक्यूमेंट्री सबूत में प्राइमरी और सेकेंडरी सबूत शामिल हैं। प्राइमरी सबूत जो होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके हिस्से जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं सेकेंडरी सबूत के संदर्भ में कहा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स और मौखिक विवरण यहां पर इसमें शामिल होंगे जो ओरिजिनल के कंटेंट को साबित कर सकते हैं, उसे बीएसबी 2 के वर्गीकरण को देखा जाए इसमें आपको बरकरार रखा गया है। तो इस तरीके से यहां पे डॉक्यूमेंट्री सबूत को यहां पर परिभाषित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इसमें यहां पर शामिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ यहां पे देखिए ओरल सबूत की यहां पर बात की गई है। ओरल सबूत क्या होते हैं? आईए के तहत अगर हम देखें तो ओरल यानी कि मौखिक सबूत जांच के तहत तथ्य के संबंध में गवाहों के द्वारा अदालतों में दिए गए बयान होते हैं। ठीक है, जो लोगों को आपने मूवीज इत्यादि देखा होगा कि गवाह बुलाए जाते हैं और उनके द्वारा जो कोर्ट के समक्ष यहाँ पे गवाही दी जाती है वही आपको ओरल सबूत होते हैं। बीएसबी 2 में मौखिक सबूत को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति देता है और इससे गवाहों, आरोपी व्यक्तियों, पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति यहां पे मिल जाएगी, अर्थात व्यक्ति को अब कोर्ट में आके यहां पे गवाही देने की जरूरत नहीं रहेगी। वो यहां पर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या यहां पर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके यहां पर वो गवाही भी यहां पे स्वीकार की जाएगी। सबूत के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता यहां पर बढ़ा दी गई है इसके माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मौजूद जो जानकारी शामिल है उसे कंप्यूटर के द्वारा प्रस्तुत ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया या प्रिंट या स्टोर यहां पर आपको की गई है, तो उसे भी यहां पर स्वीकार किया जाएगा। ऐसी जानकारी कंप्यूटर या विभिन्न कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से स्टोर या प्रोसेस की जा सकती है। बीएसबी 2 प्रावधान यह भी करता है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स का पेपर रिकॉर्ड जैसा ही कानूनी प्रभाव होगा और बिल इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स के दायरे को यहां पर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसमें सेमीकंडक्टर, मेमोरी या किसी संचार उपकरण जैसे कि यहां पर स्मार्टफोन हो गए या लैपटॉप की स्टोर की गई जानकारी को भी इसमें यहां पर शामिल किया गया है। वहीं ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन, लोकेशन सबूत, वॉइस मेल के रिकॉर्ड को भी देखा जाए इसमें आपको शामिल किया गया है। इस बिल के अंतिम जो बिंदु हैं, एक ही चीज और यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है सेकेंडरी सबूत क्या होते हैं। ये लास्ट चीज और इसमें यहां पर डिस्कस करते हैं, सेकेंडरी सबूत क्या होते हैं। देखिए सेकेंडरी सबूत जो है बीएसबी 2 के अंतर्गत यहां पर इसके दायरे को भी यहां पर बढ़ा दिया गया है और इसमें यहां पे दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा। पहला ओरल और लिखित, कहने का मतलब एडमिशंस की जांच की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स की भी यहां पे जांच में जो कुशल हो उसे इसमें शामिल किया जाएगा ओरल और लिखित के रूप में। दूसरा उस व्यक्ति की गवाही जिसमें डॉक्यूमेंट्स ज्वाइंट ट्रायल्स यानी कि ज्वाइंट ट्रायल जो होता है एक अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को ट्रायल को कहा जाता है और आईए का कहना है कि ज्वाइंट ट्रायल यानी कि जो हम कहते हैं हिंदी में संयुक्त मुकदमे में अगर किसी एक आरोपी के द्वारा किया गया कबूलनामा जो अन्य आरोपियों को भी यहां पर आपको प्रभावित करता है, साबित हो जाता है, ठीक है, तो इसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा यहां पे माना जाएगा। तो यहां पे संयुक्त मुकदमे में एक व्यक्ति के संदर्भ में दी गई गवाही के दूसरा व्यक्ति भी यहां पर उस संदर्भ में उसके कोई और भी व्यक्ति उसमें शामिल होता है तो उसके विरुद्ध में उस गवाही को यहां पे स्वीकार्यता मिल जाएगी। इस प्रावधान में एक स्पष्टीकरण भी यहां पे जोड़ा गया है, क्या
कहा गया है कि कई व्यक्तियों के मुकदमे जहां एक आरोपी फरार हो गया हो, उसे गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिया है, उसे संयुक्त मुकदमा भी यहां पर आपको माना जाएगा। तो इस तरीके की चीजों को संशोधित करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम की दूसरी जो संहिता यहां पर लाई गई है उसमें शामिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से तीनों बिलों को हमने यहां पर विश्लेषण कर लिया है। तीनों बिल को यदि आपने नहीं देखा है, ये पहला वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पिछले दोनों वीडियो जरूर यहां पे देखिएगा। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 बिलों को यहां पर रिप्लेस करने को लेकर भारत सरकार के द्वारा 3 नए बिलों को यहां पे प्रस्तुत किया गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।